अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल पेस नेटवर्क के साथ नासिर जावेद। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की रिवायती सियासत के मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो की डिटेल की तरफ आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकिस्तान 1947 को मारिज़ वजूद में आया। पाकिस्तान दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, ईस्ट विंग और वेस्ट विंग। ईस्ट विंग यानी मशरक़ी हिस्सा जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है, और मगरबी हिस्सा जो कि पाकिस्तान पर मुश्तमिल है। मगरबी हिस्से की आबादी उस वक्त 3 करोड़ 25 लाख थी, जिसमें वो मुहाजिरीन भी शामिल थे जिनकी तादाद 70 लाख से ज़ायद थी, जो इंडिया से ड्यूरिंग पार्टीशन माइग्रेट होकर आए थे। पाकिस्तान एक न्यूली बॉर्न स्टेट थी, नई बनने वाली रियासत। पाकिस्तान के पास ना तो सरमाया था, ना इंडस्ट्री थी, और ना ही पढ़े लिखे लोग थे। इसलिए वसाइल की कमी इस कदर थी कि पाकिस्तान के लिए इन 70 लाख अफराद को अकोमोडेट करना बहुत बड़ा मसला था, जिसकी उनके आने से पाकिस्तान के इस मगरबी विंग में गुर्बत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया, क्योंकि आबादी का दबाव बढ़ गया। और गुर्बत तो पहले भी थी, लेकिन उसमें मज़ीद इजाफ़ा इसलिए हो गया कि ये 70 लाख अफराद को अकोमोडेट करना उन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए एक मुश्किल काम था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक तबका ऐसा भी था जो कि उस वक्त भी बड़ी ऐश व इशरत और बड़ी लग्जरी किस्म की लाइफ गुजार रहा था। ये तबका था जागीरदारों का तबका, और इन जागीरदारों में भी अक्सरियत ऐसे जागीरदारों की थी जो कि दौरान ब्रिटिश रूल अंग्रेज़ों के साथ वफ़ादारियाँ करते रहे, और उसके बदले में उनको बड़ी बड़ी जायदादों से नवाजा गया। यानी एक तरफ तो पाकिस्तान बनते ही एक तरफ तो इंतहाई गुर्बत में रहने वाली पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत थी, जबकि दूसरी तरफ ये चंद ख़ानदान जो हैं वो मुल्क की बड़ी दौलत पर काबिज़ थे, बड़ी दौलत पर भी और ज़मीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर भी काबिज़ थे। 50 और 60 की दिहाई में पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो बिल्कुल हकूमती मामलात की तरफ नहीं थी। उस वक्त मुल्क में कोई सियासी जमात भी ऐसी नहीं थी जो आवाम के साथ रब्ता करती और आवाम को उनके मसाइल बताती या आवाम के साथ कोई उनका इंटरेक्शन होता। बहरहाल 60 की दिहाई के आखिरी हिस्से में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासत पर जलवा अफरोज़ हुए। भुट्टो ने हालात का जायज़ा लिया हुआ था, चूँकि फ़ॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके थे और पिछले 10-12 साल से सियासत में थे। उनको पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का अच्छी तरह इदराक था कि इस वक्त जो मसाइल हैं बेसिक पाकिस्तानी अवाम के जो बज़ाहिर हैं वो क्या है। वो जानते थे कि पाकिस्तानी अवाम गरीब है, इसलिए उसने अपनी सियासी जमात बनाते ही यानी पीपल्स पार्टी के वजूद कायम करते ही उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया। बज़ाहिर अवाम के मसाइल यही थे। तो ये नारा जो है अवाम में बड़ा मकबूल हुआ, और इतना मकबूल हुआ कि लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक निजात दहिंदा और देवता की सूरत में देखने लग गए। एक ज़माना था, यानी 70 की दिहाई में अगर कहा जाए तो लोग भुट्टो के दीवाने थे। भुट्टो इक़्तिदार में आया, किसी हद तक उसने जागीरदारी निज़ाम को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो इतने ताकतवर थे कि वो रास्ते में रुकावट बन गए और भुट्टो को मंजर से हटा दिया गया। ये अलग बात है कि भुट्टो ने आवाम को ये तो ज़रूर बताया कि आपके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, लेकिन भुट्टो ने आवाम को ये नहीं बताया कि इसकी वजह क्या है। यानी 2 अशरे से ज़्यादा अरसा पाकिस्तान बने गुज़र चुका है, मशरक़ी पाकिस्तान भी हमसे अलग हो चुका है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को ये नहीं बताया कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे क्यों अलग हुआ।
और उनकी ये गुर्बत, उनकी ये पसमानदगी और उनका जो ये मुआशी इस्तेसाल हो रहा है, इसकी वजह कौन लोग हैं? भुट्टो ने अवाम को इस बारे में एजुकेट नहीं किया। फिर उसके बाद हम 80s की सियासत में आ जाते हैं। जब 80s की सियासत के एंड पे, यानी 80s के एंड पे जब ज़िया-उल हक़ का तैयारा हादसे में क्रैश हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तानी सियासत एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो गई। अब दो सियासी जमातें थीं, एक तरफ मुस्लिम लीग थी, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी थी, और ये दोनों जो हैं बार बार इक़्तिदार में आती रहीं, और जो भी इक़्तिदार में आता था वो यही दावा करता था कि पिछली हुकूमत ने मुल्क को तबाह किया, हमने कुछ नहीं किया, हम उसको संवारने की कोशिश कर रहे हैं। कर्ज़े थे कि बढ़ते जा रहे थे, आवाम की हालत थी कि वैसी की वैसी ही थी। लेकिन अब थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर होना शुरू हो गई थी कि अब आम आदमी के बच्चे भी पढ़ना शुरू हो गए थे, वो भी तालीम हासिल करना शुरू हो गए थे, और जब वो जवान हुए तो उन्होंने ज़रूर सोचना शुरू किया कि आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान तो तरक्की नहीं कर रहा, लेकिन ये जो इक़्तिदार में आते हैं लोग, ये तरक्की कर रहे हैं, इनकी बाहर जदादें भी बन रही हैं, इनके बाहर महल भी बन रहे हैं, इनके कारोबार में मैनी टाइम्स इजाफा हो रहा है, लेकिन आम आदमी वैसे का वैसा ही है। लेकिन उनके पास कोई सोर्स नहीं था कि उनको बताया जाए कि कौन लोग हैं, कहाँ से ये फॉल्ट है, असल कहाँ से, और कौन ज़िम्मेदार है इसका। अगरचे अपने तौर पर वो इस पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उनके पास ज़राए नहीं थे, क्योंकि एक तो चीज़ एडमिटेड थी कि जब हमारे पास सिर्फ दो ही ज़रिए थे, एक टीवी और दूसरा रेडियो। टीवी में पीटीवी था, पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में थे, और वो वही ख़बर नशर करते थे जो उन्हें हुकूमत कहती थी। हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती थी। हुकूमत कर्ज़ा लेते वक्त मुल्क की मसाइल को इस अंदाज़ में, मुल्क की मजबूरियों को इस अंदाज़ में पेश करती थी कि अवाम कायल हो जाते थे, क्योंकि अवाम के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे कि वो हक़ाइक़ जान सकें। अवाम की एक पार्टिकुलर एक पोर्शन था जो बीबीसी की ख़बरें रेडियो पे सुनता था, लेकिन बीबीसी का ये दौरानिया इतना काफ़ी नहीं था कि वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक मसाइल पर डिस्कस कर सकता या उसकी तस्वीर को सही अंदाज में पेश कर सकता। लिहाजा पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात थे उनके बारे में एक आम आदमी को कुछ पता नहीं था कि हमारे ऐवान इक़्तिदार में क्या कुछ हो रहा है, और अवाम के साथ क्या खेल खेला जा रहा है, और मुल्क को किस तरह लूटा जा रहा है। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। लोग पीपल्स पार्टी के साथ होते, लोग मुस्लिम लीग के साथ होते, और जब मुस्लिम लीग आती तो उससे वो निजात दहिंदा समझते, पीपल्स पार्टी आती तो उसको निजात दहिंदा समझते। फुटबॉल की तरह वो इधर से उधर आवाम हो रही थी, लेकिन मसाइल थे कि वैसे के वैसे ही थे। ये जो सियासतदान है ये ऐसा खेल खेल रहे थे कि ये सिर्फ अपनी बारियां बनाकर इक़्तिदार ले रहे थे, लेकिन आवाम इससे बिल्कुल बेखबर थी। अगरचे पाकिस्तान की आवाम का एक हिस्सा ज़रूर इसके बारे में मुतफ़िक्र था और सोच रहा था कि क्या किया जाए, कि ये है क्यों, इसके पीछे कौन सी लॉजिक है, और कौन से लोग हैं, कौन से मसाइल हैं, कौन सी रुकावटें हैं जो पाकिस्तानी तरक्की में रुकावटें डाल रहे हैं। 90 की दिहाई के एंड में मुशर्रफ इक़्तिदार में आ जाता है। मुशर्रफ के आने से ये हुआ कि मीडिया, जो कि पहले सिर्फ पीटीवी और चंद एक और चैनल थे जो चल रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, और उन पर भी पाबंदी आयद थी कि वो अपनी मर्ज़ी की न्यूज़ ख़बरें शेयर नहीं कर सकते थे, नशर नहीं कर सकते थे। इसलिए मुमकिन नहीं था कि आवाम तक सही सूरत हाल जाती। हाँ, अलबत्ता कुछ प्राइवेट चैनल्स जो हैं वो थोड़ा बहुत एक्सपोज करते थे, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं था कि आवाम उन मसाइल से आगाही हासिल कर सके। जब 2001 शुरू हुआ तो पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से या इंफॉर्मेशन के हवाले से एक इनकलाब आ गया। एक तो जनाब मुशर्रफ ने मीडिया को आज़ादी दी, उन्होंने खुल कर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर भी रोशनी डाली और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी रोशनी डाली, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया भी मैदान में आ गया। इसलिए जो नौजवान नस्ल, जो बच्चे जो अब जवान हो चुके थे,
जो काफ़ी अरसे से मुतफिक्र थे कि आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान की इस तरक्की में रुकावट कौन है, पाकिस्तान को कौन लूट रहा है। उनको सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर जो उस वक्त का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, उनके ज़रिए काफ़ी आगाही मिलना शुरू हो गई और उनको वो रास्ता, वो ज़राए पता चलना शुरू हो गए जो पाकिस्तान के रास्ते में रुकावट थे। इसी दौरान इमरान खान ने 1996 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और इमरान खान ने भी इनको एक्सपोज़ करना शुरू किया कि किस तरीके से ये मुल्क के वसाइल को लूट रहे हैं। लेकिन इमरान खान को पजीराई नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि नौजवानों के पास इन इल्ज़ामात को जो इमरान खान लगा रहे थे उनको वेरीफाई करने का कोई ज़रिया नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज़ाद हुआ, तो वो जो इमरान खान इनके बारे में कह रहा था कि ये असल मसला ही ये करप्ट सियासतदान हैं, वो खुलकर सामने आने लगा। और जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया वो सारी चीज़ें एक्सपोज होती गईं और इस सोशल मीडिया ने नौजवान नस्ल को वो सारे सवालात जो वो उनके ज़हनों में थे उसका जवाब दे दिया कि पाकिस्तान को लूटने वाला कौन है। और आहिस्ता आहिस्ता ये पाकिस्तानी मुआशरा दो तबकों में तकसीम होने लगा। एक तरफ वो बुज़ुर्ग लोग थे, पुराने लोग थे जो अपनी अपनी सियासी जमात से चिमटे हुए थे, जैसे पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है। दूसरी तरफ वो नौजवान तबका था जो इन्हीं सियासी जमातों को मुल्क की तबाही का ज़िम्मेदार समझता था, क्योंकि उनके पास वो सबूत आ चुके थे कि यही लोग हैं जो पाकिस्तान को खा रहे हैं, कि पाकिस्तान है कि कर्ज़ा है उस पर आए दिन चढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मुल्की वसाइल हैं कि वो ज़ाया से ज़ाया होते जा रहे हैं, लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ वो एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को देख रहे थे। फिर इस जो एलीट क्लास है इसको और गरीब तबके को देख रहे थे कि ये जो मैन ऑफ अफेयर्स हैं, ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, इनके असासे मैनी टाइम्स बढ़ जाते हैं जब इक़्तिदार में आते हैं। आवाम पहले से भी पीछे की तरफ चली जाती है। इनकी गैर मुल्कों में जदाद हैं, महल हैं, कारोबार हैं, लेकिन आवाम है कि वो दो वक्त की रोटी को तरस रही है। ये सवालात जो बड़े अरसे से इस नौजवान नस्ल के जहन में थे, वो उनके जवाबात उनको मिलना शुरू हो गए, लिहाजा वो दूसरी तरफ खड़ा होना शुरू। अब इमरान खान की मकबूलियत में भी इजाफा होना शुरू हो गया कि जो कुछ वो कहता था नौजवानों को उसका जवाब मिल रहा था। हाँ, जो इमरान ने कहा नौजवान ये समझने लगे कि वो ठीक कहता था कि यही रिवायती सियासतदान हैं जो पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने दे रहे। लिहाजा उनका जो तबका है नौजवानों का, वो इन रिवायती सियासतदानों से दूर होने लगा, बल्कि घरों में भी ब्रीच बढ़ गई बुज़ुर्गों और नौजवानों के दरमियान। और अगर आप मुआशरे का जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि नौजवान नस्ल जो है वो इस रिवायती सियासत से बिल्कुल बेजार और नफ़रत करती हुई दिखाई देती है, जबकि जो हमारी पुरानी नस्ल है, बुज़ुर्ग हैं, वो आज भी इन्हीं जमातों के साथ चिमटे हुए हैं। फिर इमरान खान जब इक़्तिदार में आया तो उसने और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज़ किया। अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान भी उसने इनके बताया कि क्या क्या होता है और माजी में क्या होता रहा है। वो उसकी तस्दीक सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी नौजवानों को मिलती रही। आज का नौजवान वैसा नहीं है जैसा माजी का था। माजी के नौजवान के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, माजी के नौजवान के पास ज़राए नहीं थे इल्म के, मालूमात के, जो आज के नौजवान के पास हैं। आज कोई भी काम दुनिया में कहीं भी होता है, नौजवान उससे अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सब चीज़ों को एक्सपोज कर देता है। जबकि रिवायती सियासतदानों की, यानी हम अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून और फजल रहमान की JUI जो है, इनको अगर आप देखें तो ये आज भी वही सियासत कर रहे हैं। ये आज भी आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। ये जो कुछ करते हैं ये समझते हैं आवाम तक ये बात नहीं पहुंच रही, लेकिन आवाम तक पहुंच जाती है। और यही वजह है कि इनकी जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। जबकि दूसरी तरफ जो नौजवान नस्ल है
वो अब चाहती है, ऐसी लीडरशिप चाहती है जो करप्शन से पाक हो, जो इस मुल्क के लिए कुछ कर सके। ये एक ब्रीच है जो नौजवान नस्ल और जो पुरानी रिवायती सियासत है उसके दरमियान बढ़ती जा रही है। अपनी तौर पर वो कोशिश कर रहे हैं, इदारे भी पुराने सियासतदानों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि इदारों में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी रिवायती अंदाज में काम करते हैं। वो काम कम करते हैं, अय्याशियाँ ज़्यादा करते हैं। आप किसी हॉस्पिटल चले जाएं, किसी ऑफिस चले जाएं, गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में चले जाएं, आपको नज़र आएगा कि वो मर्ज़ी से आते हैं, मर्ज़ी से जाते हैं। मीलों सफ़र करके लोग आते हैं अपने मसाइल को लेकर, लेकिन आगे मुतलका शख्स या सीट पे नहीं होता या वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम नहीं देता। और नतीजा क्या निकलता है कि वो बेचारा साइल जो है वो सारा दिन खज्जल ख्वार होकर वो वापस चला जाता है। हमारे रिवायती सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और कुछ इदारे इमरान खान पर इल्ज़ाम देते हैं कि इमरान खान ने इस नई नस्ल को बिगाड़ दिया है। ऐसा नहीं है, या नई नस्ल को बागी बना दिया है, ऐसा नहीं है। ये काम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किया। इमरान ने तो सिर्फ इनको रास्ता दिखाया कि ये है, आप इसको वेरीफाई करें। और जब उन नौजवानों ने वेरीफाई किया तो वो बात सच निकली कि यही लोग हैं जो पाकिस्तान को खाते रहे हैं। अगरचे कि उस पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन नौजवान, आज का नौजवान ऐसा नहीं है कि वो किसी मफरूज़े को हतमी नतीजा समझ ले। वो उस वक्त तक बात पर यकीन नहीं करता जब तक प्रैक्टिकली उसके पास सबूत मौजूद ना हो। आज का नौजवान सबूत चाहता है, प्रैक्टिकल चाहता है, और प्रैक्टिकली वो देख रहे हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब हम बात करते हैं मुल्क की सियासत की, रिवायती सियासत की, तो आज अगर देखा जाए तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, आप पिछले 10-15 साल से आप देख लें कि ये जो रिवायती सियासी जमातें हैं उनका वोट बैंक कम से कम होता जा रहा है। नौजवान नस्ल उनके नज़दीक जाने से हिचकिचा रही है, बल्कि उनसे नफ़रत करती है। अगर आप हालिया ज़िमनी इलेक्शन देख लें, दोनों ज़िमनी इलेक्शन में आपने देखा कि मुल्क की जो वोटर्स हैं, मुल्क के जो अवाम हैं, उसने मुकम्मल तौर पर रिवायती सियासतदानों को मुस्तरद कर दिया। तो ये इस बात का मुँह बोलता सबूत भी है, और हमें इससे इशारे भी मिलते हैं कि आने वाले वक्त में हमारा सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, हमारे सियासी मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। और हमें ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी रिवायती सियासत का सूरज आहिस्ता आहिस्ता गरूब हो रहा है। और यह भी नज़र आ रहा है कि ये जो नौजवान नस्ल है, जब मुल्क इनके हाथ में आएगा तो यकीनन ये इनका एहतसाब भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपने मुल्क को कर्ज़ों की दलदल में भी धकेला, अवाम का खून भी चूसा, लेकिन मुल्क ने तरक्की क्यों नहीं की। 75 साल हो गए हैं इस पाकिस्तान को बने हुए। 75 सालों में आपने मुल्क को सिर्फ लूटा है, दिया क्या है? कुछ नहीं। तो ये सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब मुस्तकबिल में मिलेगा, और जैसा हमें नज़र आ रहा है और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि ये नौजवान नस्ल जो है ये हक़ाइक़ पर मबनी सियासत करेगी, और करनी भी चाहिए। अगर हम अब नहीं बदलेंगे तो कभी नहीं बदलेंगे। हमें ज़रूर उन अवामिल का जायज़ा लेना चाहिए जो पाकिस्तान की तबाही का बायस बने हैं। दुनिया में ऐसी कई कौमें हैं जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुई हैं। मैं 2 मुल्कों की मिसाल दे देता हूँ। सिंगापुर को ले लें, 1965 में आज़ाद हुआ। बेल्जियम को देख लें, वो भी 60s में आज़ाद हुआ। लेकिन ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्क कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये ऐसे जागीरदार नहीं थे, ऐसे करप्ट सियासतदान नहीं थे जिन्होंने मुल्क को लूटा हो। हालांकि अगर सिंगापुर को देख लें तो उसके पास अपना पानी नहीं है, अपनी मट्टी नहीं है, वो पानी और मट्टी मलेशिया से मंगवाता है। बेल्जियम को देख लें तो वो नीदरलैंड का वो इलाका था जो बिल्कुल बंजर और बेआबाद था, और उस वक्त नीदरलैंड तरक्की याफ्ता समझा जाता था, और ज़बरदस्ती नीदरलैंड ने उसे अपने से अलग किया कि ये गरीब सूबा है। लेकिन उन्होंने मुल्की वसाइल को इस्तेमाल में लाकर चंद अशरों में इतनी तरक्की कर ली है कि वो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। हमें 75 साल हो गए हैं,
हम तरक्की क्यों नहीं कर सके। ये अब आज का नौजवान ये अब जान गया है कि इस तरक्की को हड़प करने वाले यही रिवायती सियासतदान हैं जिन्होंने बाहर के ममालिक में मिलें लगाईं, कारखाने लगाए, महल बनाए, फ्लैट्स ख़रीदे और अपनी दौलत यहाँ से लूटकर बाहर जाके बैंक बैलेंसेस बनाए। तो ये है असल मंजरनामा हमारी रिवायती सियासत का। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो हम 2000 यानी 21st सेंचुरी में हम तब्दीली देख रहे हैं अपनी नौजवान नस्ल में, ये यकीनन आगे चल के बड़ी फ्रूटफुल साबित होगी और हम किसी न किसी तरीके से ज़रूर इन रिवायती सियासतदानों से जान छुड़ा सकेंगे। अगर हम इन रिवायती सियासतदानों से जान ना छुड़ा सके तो ये पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। और फिर इन्हें इस मुल्क से मोहब्बत भी क्यों हो। इन्होंने माजी में अंग्रेज़ों के साथ वफ़ादारी की। इनके बड़ों ने जब अंग्रेज़ों के साथ वफ़ादारी की तो इन्होंने अपने ही मुल्क के साथ गद्दारी की। अंग्रेज़ों से वफ़ादारी का मतलब ये है कि अपनी माँ धरती के साथ गद्दारी की। तो इन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों हो। इनके असासे बाहर हैं, इनकी जदादें बाहर हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ें आज का नौजवान जानता है। उसे सोशल मीडिया, उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसे इंटरनेशनल मीडिया से इन तमाम बातों का पता चलता है। यही वजह है, अगर हम ये कहें कि इमरान खान ने इन लोगों को वर्गलाया तो आज का नौजवान वर्गलाने में नहीं आता। बेसिकली इस रिवायती सियासतदान से नफ़रत है इस नौजवान नस्ल की जो इमरान खान के करीब उनको लेके आ रही है। ये वोटर कल तक तो इन्हीं जमातों के थे ना, लेकिन आज ये वोटर इमरान खान के क्यों हैं? क्योंकि ये उन रिवायती सियासी जमातों से नफ़रत करते हैं और ये समझते हैं कि दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बैकवर्डनेस। वो हमारी इस पसमानदगी के लिए ज़िम्मेदार हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि इन रिवायती सियासतदानों से हम अपने मुल्क को आज़ाद करवा लेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान आने वाले वक्त में बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।